हाँ, तो पिछले पार्ट में मैंने यहाँ पे एंड अप किया था कि मेरा बीकॉम पार्ट 2 का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर बहुत बुरा हुआ था। एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वाज़ 2005 दिसंबर, कि मैं और मेरा दोस्त, जब उसका भी बुरा हुआ था, हम जब दोनों निकल के आ रहे थे यूनिवर्सिटी से बाहर, आईबीए वाले गेट से, बेहानी हाइट्स वाले गेट से। तो हम इतना बुरा फ़ील कर रहे थे और इतना लो फ़ील कर रहे थे कि हम एक अजीब-अजीब सी हरकतें कर रहे थे वहाँ पे। यानी हम शोर मचा रहे हैं, हम गाड़ियों के सामने आके खड़े हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं गाड़ियों के सामने आके, लोग देख रहे हैं, हँस रहे हैं कि मतलब ये पागलपने की हरकतें कर रहे थे, अजीब-सी हरकतें कर रहे हैं। वी वर लाइक 20, 21, बट इट्स ये जस्टिफिकेशन नहीं है कोई ये एज। आई एम सेइंग कि हम ऐसे फील कर रहे थे, तो ये सब हरकतें कर रहे थे। और फिर ऑब्वियसली भूख लग रही थी, तो कहीं हम खा वा रहे हैं, तो खाना अजीब तरीके से खा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, क्योंकि हमारी वो इंटरनल इतना हम बुरा फील कर रहे थे कि हम अपने आप को वो एक तरह से अपने आप को हम गालियां दे रहे थे कि यार हम कितने ख़त्म हैं, हम कितने गए गुजरे हैं, कि पहले इंटर और फिर सीए में और फिर उसके बाद अब ये, यानी बिल्कुल टोटल फेलियर डिक्लेयर कर दिया था मैंने अपने आप को, आई एम अ टोटल फेलियर। और कोई कसर मैंने नहीं छोड़ी है कि अपने आप को बर्बाद करने के लिए। और इट वाज सच अ लो टाइम इन माय लाइफ के एक्सक्यूज मी, कि मैंने उस वक्त नमाज पढ़ना तक छोड़ दी थी। आई वाज सो डीमोटिवेटेड कि मैंने कहा ये सब दुआ वुआ कुछ नहीं होता, और ये सब बकवास बातें हैं, तौबा तौबा, और ये सब किताबी बातें, और ये कुछ नहीं होता इससे, ये वो, और इस तरह की फीलिंग आती थी मुझे। खैर, और फिर वो पीरियड जब इम्तिहान से लेकर रिजल्ट तक का टाइम, वो मैं ऑब्वियसली उस वक्त मैं हर वक्त म्यूजिक 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 कंज्यूम कर रहा था। ये डार्क म्यूजिक और रॉक म्यूजिक, ऑल्टरनेटिव रॉक, और लिंकन पार्क तो मैं सुन ही रहा था। उसके बाद फिर सारे बैंड जो हैं, और इंक्लूडिंग पाकिस्तानी बैंड, नूरी, कॉल, ये सब भी मैं बहुत हेविली सुनने लगा। और एक बहुत ही डार्क सा पीरियड था वो, यू नो और उसके बाद ये हुआ कि इत्तेफाक से, खैर उसकी मैंने एक पिछली वीडियो तफसील से बनाई है, इत्तेफाक से मैं पास हो गया उसमें। और वो भी अगर आप रिजल्ट देखें तो मैं पास एक्चुअली नहीं हुआ था पेपर में। जो पासिंग मार्क्स थे वो मेरे नहीं आए थे पेपर में, बट शायद ओवरऑल दूसरे पेपर्स की वजह से एग्जामिनर ने ये देखा कि शायद ये जो है कि शायद कोई बीमार होगा इस पेपर में, या कोई प्रॉब्लम होगी। इसको ओवरऑल जो है ना, थोड़ा नॉट ग्रेस मार्क्स, क्योंकि ग्रेस मार्क्स देने से तो परसेंटेज पे चेंज हो जाती है। उन्होंने इस मुझे एज अ ग्रेस पास कर दिया, ठीक है ना। सो उसके बाद फिर मुझे पता चला, और वो भी ऐसा हुआ कि अम्मी जो हैं मेरी, आई थिंक उम्रा पर गई हुई थी, तो अम्मी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं दुआएं वगैरह करूँगी। तो आई थिंक प्रॉबेबली उन्हीं की दुआओं की वजह से हुआ था। मैं तो अपने लिए तो कोई दुआ कर नहीं रहा था, मैं ना तो मैं नमाज पढ़ रहा था, तो मेरी दुआ तो कबूल होनी नहीं थी, तो उन्हीं की हुई होगी। तो तो बेसिकली खैर फिर मुझे फील आई यहाँ पे उसके बाद कि यार चाहे मैं कितना ही बुरा हूँ, चाहे मैं कितना गुनहगार हूँ और वग़ैरह-वग़ैरह, अल्लाह फिर भी मेरे साथ है कहीं न कहीं। और जब ये फ़ील मुझे आ गई, वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से फिर मैं ये नहीं कि मैं सुपर रिलिजियस हो गया उसके बाद से, लेकिन उसके बाद से नमाज़-वमाज़ और एक स्पिरिचुअल रिलेशन जो है अल्लाह के साथ, वो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने लगा। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और अब यहाँ आके, और मैं आगे अब पार्ट्स में बताऊँगा, इवेंट्स कुछ ऐसे हुए कि और मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग होता गया। तो उस वक़्त फिर मुझे ये लग गया था कि यार अल्लाह जो है ना मेरे साथ है। अ, और जैसे एक मैं ये मज़ाक में कहता भी हूँ कि जैसे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है, उसी तरह से यासिर काज़मी को भी अल्लाह चला रहा है। यानी पाकिस्तान ने, मुल्क पाकिस्तान ने और यासिर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने आप को बर्बाद करने के लिए। जो भी कुछ चल रहा है वो अल्लाह की वजह से ही चल रहा है। ये मेरा कन्क्लूज़न था उस पॉइंट पे। तो मैंने कहा यार अल्लाह तो साथ है, अगर मैं थोड़ा बहुत कोई प्लानिंग कर लूँ, कुछ थोड़ा बहुत रीअलाइन कर लूँ, अपनी लाइफ़ को आगे क्या करना है, तो कुछ बात बन सकती है, मैं मेन स्ट्रीम में आ सकता हूँ। एंड व्हेन आई से मेन स्ट्रीम का मतलब है कि अगर मैं बिज़नेस स्टडीज़ में हूँ, तो मैं किसी
किसी और बैंक या कोई और ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कुछ किसी ऐसे जॉब या ऐसी पोजीशन या ऐसी कंडीशन में आ जाऊं जहां पे और लोग जो इन फेलियर से नहीं गुजरे वो भी हों। आगे मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ इस सिनेरियो में। तो उसके लिए कहा, बिल्कुल जैसे मैं अपनी ज़िंदगी की एग्ज़ाम्पल एक क्रिकेट की इनिंग के से दे सकता हूँ कि टिल 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 दैट टाइम, टिल 2006 जब रिज़ल्ट आया, मेरे समझें कि 40 पे 4 आउट थे और आई वाज़ चेज़िंग 300। तो मेरे 40 पे 4 आउट होने का मतलब है मेरी शुरू की सारी विकेटें गिर गई हैं और अब मुझे एक पार्टनरशिप लगानी है बड़ी। अब मुझे कंसोलिडेट करना है, अब मुझे आराम से खेलना है, अब मुझे देख के खेलना है, मुझे इसको डीप लेके जाना है। धोनी की ज़बान में, एमएस धोनी की ज़बान में, वो कहता था मैं इनिंग को डीप लेके जाता था। डीप का मतलब है कि मुझे इसको 40 ओवर तक खींचना है, बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। तो मैंने भी ये, और आखिर फिर मैं मारूँगा, आखिर में मार के तो मैं 300 चेज़ कर लूँगा। तो मैंने भी ज़िंदगी में ये फ़ॉर्मूला लगाने की कोशिश की कि यार अभी मेरा कंसोलिडेशन का टाइम है, मुझे बेविन और मोहम्मद यूसुफ और इंज़माम या मियाँदाद या मोहम्मद यूनुस टाइप की इनिंग खेलनी है कि सिंगल डबल करना है, मेरिट पर खेलना है, बॉल को थोड़ा कंसोलिडेट करना है, मारना नहीं है, रिस्क नहीं लेने, या लेने भी हैं तो बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेने। और इस स्ट्रैटेजी से मैंने जैसे पहले बताया ना, मैंने क्रिकेट से बहुत सीखा है। तो यही मैंने क्रिकेट से सीखा और फिर मैं विजुलाइज बहुत करता था क्रिकेट को। तो मैंने कहा ये कुछ इस तरह की कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब प्लानिंग तो सभी लोग करते हैं और जो द बेस्ट प्लानर इज अल्लाह। ऑब्वियसली उसने जो प्लान बनाया हुआ होता है आपके लिए वो बेस्ट होता है। फिर मैंने कहा कि यार मैंने अभी बीकॉम प्राइवेट किया है। ऑब्वियसली मुझे आगे कुछ और भी पढ़ना है। फिर मैंने ये सोचा, एक एक दिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं एमबीए करता हूँ किसी ढंग की यूनिवर्सिटी से, तो मेरी जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन है वही वही काउंट होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से पूछते हैं कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो बोलता है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियरिंग की है मैंने। तो जो लास्ट डिग्री होती है लोग वही बताते हैं। ये तो नहीं बताते कि मैंने जो है अ अ, फॉर एग्ज़ाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंसी से पहले जो है मैंने ये भी डिप्लोमा भी किया था, ये भी किया था। वो तो ऑब्वियसली आप रिज्यूमे में लिखते हैं, वो तो फॉर अ प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट। मगर आप बता रहे होते हैं या किसी को इवन जो आपको आपको कुछ देखा जाता है या परखा जाता है वो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन पे देखा जाता है, इवन इन इंटरव्यूज। तो या जॉब का जब प्रोस्पेक्ट होता है, तो मैंने कहा यार लास्ट डिग्री जो है वो थोड़ी ढंग की होनी चाहिए। उससे मेरे पिछले के जो सारे एकेडमिक गुनाह हैं वो धुल जाएंगे ना वे। धुल जाने का मतलब ये तो नहीं है कि वो यू नो रिवर्स में जाके सही हो जाएगा, मगर वो इतना ज़्यादा फिर मैटर नहीं करेगा। तो मैंने कहा इसके लिए अब मुझे एक सॉलिड कोई प्लान चाहिए होगा और मुझे फिर सॉलिड मेहनत भी करनी पड़ेगी। यहाँ तक आके मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मैं सुपर इंटेलिजेंट नहीं हूँ। अ, इसकी वजह से फिर मैंने एक और चीज़ अंदर अपने अंदर वहाँ पे नोट कर ली थी कि जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन इतना नहीं होता, या जो एग्जैक्ट साइंसेस कह लें किसी हद तक, यानी मैथ्स और वो अकाउंटिंग का वो वाला पार्ट भी, जहाँ पे आप यू कैन नॉट एक्सप्लेन योर सेल्फ, जहाँ पे आप थ्योरी की तरह लिख नहीं सकते, जहाँ पे आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, इम्प्रोवाइजेशन का इतना मार्जिन नहीं होता, उन सब्जेक्ट्स में मैं वीक हूँ, उन डिसिप्लिन में मैं वीक हूँ। लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़कर मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि यार इसमें, या और थ्योरी की मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इन सब्जेक्ट्स में मुझे अंदाज़ा हो गया था यहाँ पे परफॉर्मेंस का मार्जिन ज़्यादा है, यहाँ पे मैं इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो मेरा स्किल है वो ज़्यादा शोकेस हो सकता है। तो ये मैंने ऑब्वियसली थोड़ा लेट रियलाइज़ किया, लेकिन ये मैंने फिर भी रियलाइज़ कर लिया था बीकॉम के बाद। तो मैंने कहा अगर मैं एमबीए करता हूँ तो मुझे परफॉर्मेंस का मार्जिन इसमें ज़्यादा मिल जाएगा। ऑब्वियसली उसमें भी अकाउंटिंग वगैरह होगा। मैंने कहा वो तो चलो मैं किसी तरह निकाल लूँगा, बट ज़्यादातर सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे कि जिसमें मैं परफॉर्म कर पाऊँगा, मेरे पास मार्जिन होगा। वो स्किल मुझे पता चल गया था, वो स्किल मेरे पास है इम्प्रोवाइज़ेशन का। उसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। बीकॉम में मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा था अकाउंटिंग के दोनों सब्जेक्ट्स पे, एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी मेरा ज़्यादा प्रिपरेशन टाइम जो है वो इन 2 सब्जेक्ट्स में लग रहा था।
और उर्दू और पाकिस्तान स्टडीज़ और इस तरह की जो इंग्लिश, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उसको मैंने बिल्कुल आखिर के लिए छोड़ दिए थे। सो मच सो कि जब उर्दू के लिए मैंने उर्दू की बिल्कुल तैयारी नहीं की थी बीकॉम की पार्ट 2 में। उर्दू में कहा ये जाता है कि, और हमने सुना भी होगा और लोगों से और स्टूडेंट से, कि उर्दू में आपको कॉपियों की कॉपियाँ भरनी होती हैं, लिखते जाना होता है। जितनी ज़्यादा आप कॉपियाँ भरेंगे, एग्ज़ामिनर को उतना ज़्यादा वो अच्छा लगेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। वो तो एक एक बात थी, वो तो एक प्रेशर था। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रटना पड़ना था, यानी मैं बहुत ज़्यादा रटता वो। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं नहीं रटूँ और टोटल इम्प्रोवाइज़ करूँ उस पेपर में। तो मैंने वो रास्ता इख्तियार किया, मैंने कहा यार इसमें मैं सिर्फ़ मेरे पास जो नोट्स थे या जो भी चीज़ें थी, बुक्स वग़ैरह, इनको मैंने रटा नहीं उर्दू में बिल्कुल। मैंने सिर्फ़ इसका जिस्ट समझ लें या उसका क्रक्स समझ लें, वो समझने की कोशिश की और कहा कि मैं इम्प्रोवाइज़ करूँगा। अब उसमें शेर वग़ैरह भी लिखने होते हैं उर्दू में, तो मैंने उर्दू में मैंने कोई शेर याद नहीं किया था घर से। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था शायरी की तरफ, मैं थोड़ा बहुत लिखना भी शुरू हो गया था क्योंकि वो एक बहुत डार्क टाइम था, तो मैं अपने आप अपनी वो फ्रस्ट्रेशन और वो पूरा निकालने के लिए मैं थोड़ा बहुत लिखने भी लग गया था शायरी। अ, तो बेसिकली उस ज़माने में फिर मैंने ये किया कि यार मैं अपने शेर लिख दूँगा उसमें। व्हेन आई से अपने, मुझे अपने शेर भी याद नहीं होते थे। वहीं पे मैं बनाऊँगा, यानी उसी एग्ज़ाम रूम में वहीं कुर्सी पे बैठकर मैं अपने शेर लिखूँगा। इट वाज़ अ इट लाइक मतलब ये सुनने में जो है ना, हर कोई करता नहीं है। बट मैंने कहा यार ये मुझे करना पड़ेगा, मैं वरना मेरी अकाउंटिंग की तैयारी रह जाएगी। मैं अकाउंटिंग में ज़रूरत से ज़्यादा तैयारी करना चाह रहा था। खैर, तो फिर उर्दू में मैंने अपने शेर लिखे, खुद लिखे। अब अपने शेर में लिखने का, मैं कोई मशहूर शायर तो हूँ नहीं कि मैं अपना नाम लिख दूँ। तो फिर मैंने एग्ज़ाम में ये लिखा कि किसी शायर ने कहा है, और फिर नीचे वहीं बैठे-बैठे शेर बनाया और शेर लिखा। उससे ये हुआ, वो अगर मैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं झूठ लिख देता कि ये गालिब का शेर है या मीर का शेर है, तो एग्ज़ामिनर जो ऑब्वियसली वो एटलीस्ट एमए उर्दू तो होते ही हैं, या इन सम केसेस पीएचडी उर्दू भी होते हैं। तो वो उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये नहीं, ये मीर और ये फैज़ और गालिब का ये शेर नहीं है। तो वो मैं ऑब्वियसली वो नहीं लिखना चाह रहा था। तो और मैं अपना नाम भी नहीं लिख सकता था। तो मैंने बस ये लिख कर छोड़ दिया कि किसी शायर ने कहा है, थोड़ा वेग करके, किसी शायर ने कहा है, और नीचे अपना शेर। अब उस अपना शेर बनाने में काफ़ी टाइम लगा मुझे। उसकी वजह से क्वेश्चन्स तो मैंने पूरे कर लिए, वो भी मेरी प्लानिंग थी। मैंने विज़ुअलाइज़ कर लिया था कि मैं उसमें टाइम लगेगा, तो मेरे कुछ सवालात रह जाएँगे। तो मैंने उसका ये सॉल्यूशन निकाला कि मैं एक सवाल को ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा एक सवाल पे। उसको मैं लिखूँगा उसको, बट एक नॉर्मल लेंथ तक लिखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पेजेज़ लिखूँगा, जबकि ट्रेडिशनली पा 4 पेज लिखते हैं लोग। मैं 2 पेज लिखूँगा और जो टाइम होगा वो मैं शेर लिखने में लगा दूँगा वहाँ पे। तो उससे ये होगा कि मेरे क्वेश्चन्स भी सारे हो जाएँगे और वो कंप्लीट भी दिखेंगे और कंसाइज़ भी दिखेंगे। ये जब मैंने स्ट्रैटेजी लगाई तो ये काफ़ी कामयाब स्ट्रैटेजी रही। मेरे इतने ही मार्क्स आए जितने कि अगर जो 4-4 पेज भरते हैं पर क्वेश्चन, उतने मार्क्स आए। तो वो मुझे ये वहाँ पे मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे अंदर इम्प्रोवाइज़ेशन का स्किल है। मैं इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ। और मैंने जैसे कहा ना, थ्योरी में मेरे पास मार्जिन है परफ़ॉर्मेंस का। तो वो स्किल जब मुझे पता चल गया तो मैंने कहा ये स्किल मैंने यूटिलाइज़ करना है। ना मेरा स्किल एग्ज़ैक्ट साइंसेज़ में नहीं है। अ, तो ये तो मैंने रियलाइज़ किया। इस पूरी फ़िलॉसफ़ी को मैंने एमबीए में ज़रा दबा के इम्प्लीमेंट किया। उसी उस वहाँ पे भी मैंने ज़्यादा मेहनत की अकाउंटिंग, बिज़नेस मैथ्स और ट्रेज़री जैसे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज़ पे, जिसमें वो कैलकुलेशन बेस्ड जो होते हैं, और थ्योरी में मैं कम टाइम लगाता था और थ्योरी में मैं इम्प्रोवाइज़ कर देता था। मार्केटिंग और मैनेजमेंट, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स था, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स में, जबकि इकोनॉमिक्स में मुश्किल होता है इम्प्रोवाइज़ करना, लेकिन इकोनॉमिक्स में मैंने इम्प्रोवाइज़ काफ़ी किया और काफ़ी कामयाब रहा मैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे पसंद भी थी, तो मुझे कॉन्सेप्ट्स तो मेरे बहुत क्लियर थे। मुझे बस उसको लिखना था, एक्सप्लेन करना था। तो मैंने कहा रटने के बजाय मैं खुद लिख देता हूँ। अ, और वो उस तरह से मैं इम्प्रोवाइज़ कर लूँगा उसमें। अच्छा, एक और मैंने टेक्नीक निकाल ली थी,
बीकॉम में ही के कुछ क्वेश्चन, ऑब्वियसली आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता, तो मैंने ये टेक्निक निकाली थी कि जो क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं आएगा उसमें मैं इम्प्रोवाइज करूंगा 100%, उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि छोड़ने का मतलब है आपके वो 100% मार्क्स जो हैं चले गए, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो मैं अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करता था, जो मुझे नहीं भी आते थे वहाँ पे मैं इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करता था, अप टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें मुझे उसका बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं पता है, कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, तो मैं उस टर्म के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचता था। यानी 10-15 मिनट में बैठ के उस टर्म के बारे में सोचता था और आंसर प्लान करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम्पल, कि अगर कोई मार्केटिंग का क्वेश्चन आया और मुझे प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट विड्थ और प्रोडक्ट डेप्थ एक्सप्लेन करना है, और अज़्यूम करते हैं कि मुझे उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं आता। फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो मैं सोचता था यार प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब हो सकता है? थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज थी, थोड़ा प्रोडक्ट डेप्थ का क्या मतलब हो सकता है? तो वहाँ से फिर मैं प्लान करके, इम्प्रोवाइज़ करके 10-15 मिनट सोच के वो मैं लिखता था। वो मैंने बीकॉम में भी किया, वहाँ पे भी ये स्ट्रैटेजी काफ़ी कामयाब हुई, और एमबीए में भी मैंने ये इम्प्लीमेंट की स्ट्रैटेजी, जो कि वहाँ पे भी कामयाब हुई। ऑब्वियसली आपको सारे जवाबात नहीं आते। तो ये तो मुझे पता चल गया कि मैं इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, जो कि मैंने बहुत इस्तेमाल किया। दूसरा, मुझे ये भी पता चल गया कि मैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरी रिटेंशन बहुत अच्छी नहीं थी। यानी मैं जो वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल उनकी फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी होती है, वो याद कर लेते हैं, तो उनको याद रह जाता है। मेरे दिमाग में मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा, मेरा रिटेंशन नहीं है वो रट्टे वाला। तो इसके लिए भी मेरे इम्प्रोवाइज़ेशन स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़रूरी हो गई थी। अ, और मैंने उसके लिए हाँ, बेसिकली प्राइमरीली मैंने यही स्ट्रैटेजी लगाई कि मैं रटने के बजाय, क्योंकि मेरा रट्टा वीक है, मेरी मेमोरी भी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ क्योंकि वो उसका ताल्लुक इंटेलिजेंस है। हाँ, बट मैं हार्ड वर्किंग था, मैंने रियलाइज़ कर लिया था। तो हार्ड वर्क का मतलब है कि मैं बहुत पहले से प्रिपेयर करने लग जाता था एग्ज़ाम्स को, और ये नहीं कि मैं 11th आवर पे नहीं पढ़ता था, मैं बिल्कुल प्लानिंग से और डिवाइड करके सारे चैप्टर्स को बिल्कुल एक टाइम बना के वो मैं करता था, और ये मैं अब से नहीं, वो मैं मैट्रिक से कर रहा था। यानी जो बेसिकली जो बेसिक बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं प्लानिंग की और स्ट्रेटजी की और पंक्चुअलिटी की, वो फ्रॉम द स्कूलिंग डेज मेरे अंदर वो थी। तो मैंने फिर ये सोचा कि यार बीकॉम के एग्ज़ाम्स के दौरान भी मुझे अपनी ये जो बेसिक स्किल्स हैं मेरे, इनको मुझे यूटिलाइज़ करना है और इम्प्रोवाइज़ेशन के स्किल को यूटिलाइज़ करना है, जो कि मैंने किया। सिवाय कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर के, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स में आप इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते। अ, अच्छा, बीकॉम करने के बाद फिर मैंने कहा कि यार एमबीए करना पड़ेगा किसी ढंग की यूनिवर्सिटी से, ऑब्वियसली। यानी बेसिकली मैं ये सोचा था, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग एमबीए मुझे करना पड़ेगा, बट मुझे अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी, और ये मेरा सारा जो पास्ट गुजरा है उसको धोने के लिए भी मुझे एक ढंग की यूनिवर्सिटी से एमबीए करना पड़ेगा। वरना मैं 300 नहीं चेस कर पाऊंगा, मेरे ऑलरेडी 40 पे 4 आउट है। उसके लिए फिर मैंने ऑब्वियसली इन कराची में होते हुए मैंने आईबीए का एडमिशन टेस्ट दिया, जिसमें मैं पास नहीं हो पाया। और इसको मैं इतना बहुत ज़्यादा बड़ा फेलियर नहीं उसको हाईलाइट कर रहा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही कम उनका एडमिशन क्राइटेरिया बहुत मुश्किल है और बहुत ही कम लोग जाते हैं। ये कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं है अपने उस चीज़ को छुपाने के लिए। ऑब्वियसली मैंने मेहनत कम की होगी या मेरा एप्टीट्यूड कम होगा उनके उन इंस्टीट्यूट्स के लेवल से, व्हिच इज़ फाइन। बट मैंने कहा कि इट्स फाइन, बट अब क्योंकि मैं इतने बड़े-बड़े फेलियर से पीछे गुज़र गया था कि वो इतना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता था मेरे लिए। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो। और जो फिर उसके बाद जो सेकंड टियर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें सीबीएम, ज़ेबिस्ट, बहरिया और ये सारी आ जाती हैं, फिर अब इनको परस्यू करते हैं। तो अगर इन और खुदा ना ख़ास्ता इसमें भी नहीं हुआ तो फिर मुझे थर्ड टियर यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ेगा। बट अब ऐसा भी नहीं था, तो मेरा फिर सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी में ज़ेबिस्ट में एडमिशन हो गया। ऑब्वियसली आईबीए लम्स फर्स्ट ईयर समझी जाती हैं, फिर उसके बाद ज़ेबिस, सीबीएम, कराची यूनिवर्सिटी,
और बहरिया ये सेकंड टियर हैं, उसके बाद फिर और थर्ड थर्ड टियर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, अभी रैंकिंग ऊपर-नीचे हो गई होगी ऑब्वियसली, बट दिस वाज़ गुड 15 इयर्स बैक। तो एनीवेज़, फिर मेरा ज़ैबिस में एडमिशन हो गया। अब मैंने कहा यार, अब मुझे जो है ना, अब मुझे लग रहा है कि अब मेरे ना 150 रन हो गए हैं। 40 पे 4 थे, अब 150 पे 4 हैं। अब मुझे अब थोड़ी-सी ना शक्ल, ज़िंदगी की शक्ल नज़र आना शुरू हो गई है। अब कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। अब मुझे सिर्फ़ इंसानों की तरह से एमबीए करना है। सारी विकटें मैं गँवा चुका हूँ, अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना। मैं मेहनत से एमबीए कर लिया तो मेरे सारे जो पिछले हैं ना, वो काफ़ी हद तक धुल जाएँगे। तो ये था उसके पीछे थॉट, और उसमें मैंने एमबीए में बहुत मेहनत की। क्योंकि मुझे पता चल गया था मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बट मैं हार्ड वर्किंग हूँ और मैं प्लान्ड हूँ और इम्प्रोवाइज़ेशन करता हूँ। तो मैंने कहा वो स्किल्स को मैं अपने यूटिलाइज़ ज़्यादा करता हूँ, और ये रटने वाला स्किल और जो मेरा मेमोरी वाला स्किल है या इंटेलिजेंस वाला स्किल है कि मैं 2 दिन पहले पढ़ूँ और ये इससे काम नहीं चलेगा। तो मैंने बहुत प्लानिंग की थी एमबीए में, और मैंने कहा, और मैं बिल्कुल 100% रेगुलर था, मैं आगे बैठता था। आगे बैठने का मेरा स्कूल से ही था, कुछ आईसाइट की वजह से, लेकिन फिर मेरी आदत भी हो गई थी। और फिर मैंने ये भी सोचा कि ना ना सिर्फ मैं एकेडमिकली मेहनत करूँगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की और अपने पर्सनल पर्सनल डिमीनर कह लें या पर्सनल ग्रोथ समझ लें, या इस ये जो एटिकेट्स हैं और उठने बैठने का तरीका है, वहाँ भी सीखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे ऐसे टीचर्स होते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो थॉरली प्रोफेशनल होते हैं, और जो कि थे। तो बेसिकली मिसाल के तौर पे ये हुआ कि जब मैं क्लास में बैठा हुआ होता था, तो मैं कोर्स को पढ़ तो रहा होता था जो टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन मैं देख रहा होता था उसने सूट कौन-सा पहना हुआ है, उसने टाई कौन-सी लगाई हुई है, वो बोल किस तरह से रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो चल किस तरह से रहा है, वो बोलने में पॉजेज़ कहाँ पे ले रहा है, वो गुस्सा किस बात पर कर रहा है और खुश किस बात पर हो रहा है। और ये सारे जो थे, ये मतलब ये कुछ 55 साल के और 50 साल के एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल थे। कोई एनआईबी का रिटेल हेड था, कोई एबीएन एमरो का ट्रेजरी का हेड था, कोई स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का हेड था। तो इस तरह के लोग थे जो थॉरली प्रोफेशनल थे। तो उनसे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। एकेडमिक्स के अलावा मैंने जो सॉफ्ट स्किल्स आप कह सकते हैं, वो भी मैंने पिक करना शुरू कर दिए थे। मुझे याद है, मैंने इतनी अब मेरा इतना अच्छा वो मोमेंटम जा रहा था कि मेरा 3rd सेमेस्टर में मैंने स्कॉलरशिप ली, ज़ैबिस्ट में, 3rd सेमेस्टर में। स्कॉलरशिप का मतलब है आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस जो है वो वेव हो जाती है। तो उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया, यार मैं इतना गटर स्टूडेंट नहीं था, इतना घटिया स्टूडेंट नहीं था, बट मेरे पास कुछ स्किल था और कुछ नहीं था, जो कि हर इंसान में होता है और जो कि अल्लाह की खूबसूरती है, जो कि यूनिकनेस है। अम अनफॉर्च्यूनेटली वो मैंने रियलाइज़ लेट किया। इंजीनियरिंग जो थी या एग्ज़ैक्ट साइंसेज़, वो मेरे लिए फ़ील्ड वो नहीं थी। मेरे वो मतलब मेरी मेरी पर्सनैलिटी या मेरी इंटेलिजेंस या मेरे स्किल के साथ वो अलाइन नहीं कर रही थी। बिज़नेस स्टडीज़ या ऐसी स्टडीज़ जिसमें परफ़ॉर्मेंस का मार्जिन है, या फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, या अगर मैं लॉ पढ़ता या मैं साइकोलॉजी पढ़ता, तो वहाँ पे भी मार्जिन ऑफ परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो भी स्किल्स, वो भी फ़ील्ड्स मेरे लिए शायद अच्छी साबित हो सकती थी। तो ख़ैर बिज़नेस स्टडीज़ का एक 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 दौर था, मोमेंटम था। ख़ैर वो मैंने किया। कहने का मकसद है कि अब मैंने रियलाइज़ किया कि यार मेरे पास कुछ स्किल है, जो अल्लाह ने दिया है, मुझे वो यूटिलाइज़ करना है। हर इंसान के पास हर स्किल नहीं होता। कोई परफेक्शन नहीं होती, और इसमें कोई ऐसी कोई परेशान होने या घबराने की बात नहीं है। जो मेरा स्किल है ऑब्वियसली, लता जो है वो तेंदुलकर तो नहीं बन सकती और तेंदुलकर लता नहीं बन सकता। ये क्लिशे है, थ्री इडियट्स वाला है, बट ये करेक्ट है कि हर स्किल हर बंदे के पास नहीं होता। जिसको पता चल जाए कि उसका क्या स्किल है, वो उस पे काम करे, उसको पॉलिश करे, और वो आगे चले जाए। स्पेशलाइज़ेशन का दौर है। क्रिकेट से मेरा हेवी इन्फ्लुएंस था, तो ऑब्वियसली मुझे पता था वसीम अकरम इंज़माम नहीं बन सकता, इंज़माम वसीम अकरम नहीं बन सकता। तो फिर मैंने ये रियलाइज़ किया, तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन हुई अपने अंदर से ही कि यार हाँ, ये बात तो सही है
कि और फिर खैर वो थर्ड सेमेस्टर था, फिर आगे 6 तो 3 सेमेस्टर और थे। फिर बाकी सारे सेमेस्टर्स में भी मेरा अच्छा मोमेंटम रहा और मेरी मेरी अच्छी जीपीए बनी उसमें। आई एंडेड अप विद 3.4 जीपीए थी मेरी। तो जो कि मेरी आखिरी सेमेस्टर में 1-2 कोर्सेज़ की वजह से, ट्रेज़री की वजह से गिर गई थी, वरना उससे पहले मेरी 3.6 3.7 तक मेरी जीपीए जा रही थी। एनीवेज़, तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ से मैंने फिर कोशिश की कि यार यहाँ से जो है एक फिर मुझे पूरी एक 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 जो है ना शक्ल नज़र आने लग गई अपने करियर की, अपने आप की, अपने प्रोफ़ेशन की। वो सारी चीज़ें फिर वाज़ेह होने लग गईं। फिर मैंने कहा कि अब मैं 300 के करीब आ रहा हूँ आहिस्ता-आहिस्ता। अभी मेरे 250 हुए हैं और 250 पे मेरे 5 आउट हैं और अभी मेरे पास 5 विकेटें बाकी हैं और सिर्फ़ 50 रन चाहिए और 7-8 ओवर पड़े हुए हैं। तो मैं ये मैं आखिरी सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ कि यार बस थोड़ा-सा रह गया है, मैं ये करके, ये स्ट्रैटेजी करके, ये करके इम्प्रोवाइज़ेशन करके, यहाँ अपना स्किल यूज़ करके मैं ये कंप्लीट कर कर सकता हूँ और फिर जॉब या जो भी जो भी है कोई ऐसी चीज़ करके फिर मैं मेन स्ट्रीम में आ सकता हूँ। और यही हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि फिर मैंने एमबीए कर लिया, उसके बाद फिर मुझे काफ़ी जल्दी जॉब ही मिल गई। उसके बाद जॉब में अल्लाह का शुक्र है ठीक ही रही प्रोग्रेस और उसके बाद फिर जब मैं जॉब में आया, तो फिर मैंने